हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के प्रकार और उनके बीच के अंतर के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने अगर कक्षा 10 के विज्ञान के भौतिक शास्त्र का जो आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, अगर उसे दोस्तों आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो दोस्तों आप लोग उसमें सीख चुके होंगे कि जो आपके प्रकाश का परावर्तन है वो क्या होता है, और साथ ही दोस्तों आप लोगों ने इनके नियमों के बारे में भी जाना होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रकाश परावर्तन की जो घटना है उसका दोस्तों इस घटना का दोस्तों समापन करने के लिए, इस घटना को संपूर्ण रूप से संपादित करने के लिए दोस्तों जो मुख्य कारण होता है वो होता है दोस्तों किसी वस्तु का अपारदर्शी होना। यानी दोस्तों जिस किसी भी वस्तु के परावर्तक सतह पर अगर प्रकाशीय किरण अगर आती है, अगर उसका दोस्तों जो परावर्तक सतह होता है अगर दोस्तों वो होता है अपारदर्शी, यानी जो वस्तु होती है वो अपारदर्शी होती है, तो उस स्थिति में ही दोस्तों आपके प्रकाश परावर्तन की जो घटना है वो संपादित होती है। लेकिन अगर इसी के स्थान पर अगर हम लोग कोई दोस्तों पारभासी या फिर पारदर्शी वस्तु को रख दें तो उस स्थिति में दोस्तों आपके प्रकाश परावर्तन की जो घटना है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। तो आप लोग यहां पर यही समझ चुके हैं कि आपके प्रकाश परावर्तन की घटना का सबसे जो मुख्य कारण है वो होता है दोस्तों किसी वस्तु का अपारदर्शी होना। तो यहां पर दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि जब किसी वस्तु का अपारदर्शी होना प्रकाश परावर्तन की घटना का मुख्य कारण है तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये डिपेंडेंट करता है उस अपारदर्शी वस्तु के सतह पर। यानी दोस्तों अगर हम लोग प्रकाश परावर्तन को अगर हम लोग क्रिया के देखेंगे तो दोस्तों ये जो मुख्य जो इस दोस्तों जो डिपेंडेंट है प्रकाश परावर्तन का जो दोस्तों गुण है वो डिपेंडेंट करता है दोस्तों आपके अपारदर्शी वस्तु के सतह पर। और ये जो सतह होते हैं दोस्तों वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें दोस्तों आपका जो पहला सतह होता है वो होता है चिकना। अगर वो सतह आपका होगा चिकना तो होगा दोस्तों आपका समतल। और जो सतह दोस्तों आपका चिकना नहीं होगा यानी दोस्तों वो उबड़ा खबड़ा होगा, खुरदरी होगा, वो दोस्तों बिल्कुल भी मतलब कि समतल नहीं होगा, मतलब वो उबड़ा खबड़ा होगा, खुरदरी होगा, तो दोस्तों रुखरी होगा, तो उस स्थिति में उसका जो सतह होगा वस्तु का वो बिल्कुल भी समतल नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम प्रकाश परावर्तन की घटना को चिकनी सतह से करवाएं और इसी घटना को दोस्तों अगर हम लोग रुखरी या खुरदरी सतह वाले दोस्तों सतह से अगर हम करवाएं तो हम लोग देखते हैं कि प्रकाश परावर्तन में दोस्तों जो नियम होते हैं वो बदल जाते हैं और साथ ही इनका जो गुण है वो भी दोस्तों बदल जाता है। तो इसी के आधार पर हमारे जो भौतिक शास्त्र के जो वैज्ञानिक है उन्होंने परावर्तन के स्वरूप को दो भागों में बांटा था, जिसे हम लोग नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन के रूप में जानते हैं। हालांकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों को इस चीज से परिचित नहीं कराया जाता है कक्षा 10 में, लेकिन आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है, जिसे दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा। तो आइए दोस्तों मैं लेकर चलता हूं आप लोग को जो आपका नियमित परावर्तन और जो अनियमित परावर्तन है उसका जो पहला अंतर है उस पर। तो दोस्तों यहां पर आप लोग समझिएगा कि जो आपका नियमित परावर्तन है वास्तव में होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नियमित परिवर्तन का मतलब क्या होता है। तो यहां पर दोस्तों आपके सामने बताया जा रहा है कि नियमित परिवर्तन का मतलब क्या होता है, यानी प्रकाश परिवर्तन की वह घटना। यानी आप दोस्तों समझ चुके हैं कि जब प्रकाश परिवर्तन की घटना होगी तो उस घटना में दोस्तों क्या होगा कि किसी वस्तु के अपारदर्शी सतह पर प्रकाश की किरणें आपतित होंगी और उस सतह से टकराकर किसी दूसरी दिशा में क्या होगी या फिर उसी दिशा में मतलब वो दोस्तों पुनः क्या होगी वो लौट जाएगी। ठीक है, यही होता है आपका प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश परिवर्तन की वह घटना जिसमें किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत दोस्तों हम लोग मान लेंगे प्रकाशीय स्रोत से, क्योंकि प्रकाश दोस्तों तभी उत्पन्न हो सकता है जब प्रकाश उत्पन्न करने वाला कोई दोस्तों प्रकाशीय स्रोत होगा। भले वो प्रकाशीय स्रोत आपका दोस्तों मानवीय निर्मित हो या फिर दोस्तों आपका प्राकृतिक हो, इससे कोई हमको मतलब नहीं है, बस दोस्तों प्रकाश उत्पन्न करने वाला कोई आपका स्रोत होना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय स्रोत है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई समानांतर किरण पुंज। तो समानांतर किरण पुंज करने का मतलब कि आप दोस्तों समझ सकते हैं कि समानांतर किरण पुंज किसको बोलते हैं, यानी जब दो या दो से अधिक किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है तो उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। यानी अगर दोस्तों अगर हम ऐसे क्या करें प्रकाशीय किरणों को अगर हम लोग ड्रॉ कर लें तो हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे किरणों का ये जो समूह है, किरणों के समूह को ही हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। तो ये दोस्तों क्या कहलाएंगे आपके, ये दोस्तों आपके कहलाएंगे समानांतर किरण पुंज। बात को समझ रहे हैं आप लोग ना। तो ये जो समानांतर किरण पुंज है अगर ये दोस्तों किसी वस्तु के चिकनी समतल सतह, अब देखिए समतल नहीं भी लिखिएगा तब भी चलेगा, क्योंकि अगर जब किसी वस्तु का सतह अगर चिकना होगा तो वो समतल होगा ही। बात को मेरा समझ रहे हैं। जैसे कि आपका खुद का दोस्तों आप देखिए कोई भी अगर देखिए अपना टीवी देख सकते हैं, टीवी का जो दोस्तों सतह देखते हो कैसा रहता है चिकना, या फिर दोस्तों मोबाइल फोन ही अपना देख लीजिए उसका जो सतह रहता है कैसा रहता है चिकना। तो जब वो सतह उसका चिकना रहता है तो दोस्तों स्वयं होगा वो दोस्तों आपका बिल्कुल भी अच्छी तरीके से वो दोस्तों समतल हो जाएगा। तो चिकनी समतल सतह से टकराकर एक दूसरे के समानांतर ही परावर्तित किरण पुंज के रूप में बाहर निकलती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। तो इसे दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक समतल दर्पण ले लिया। ठीक है, तो समतल दर्पण में क्या होता है दोस्तों, समतल
दर्पण में इनका जो दोस्तों दोनों में से जो दोस्तों एक सतह होता है वो दोस्तों कैसा होता है, कलई किया हुआ। तो हमने यहाँ पर कलई कर दिया, इसको दोस्तों हमने यहाँ पर पेंट कर दिया, ठीक है। तो इसका जो ये वाला सतह होगा, ये वाला, ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, ऊपर वाला ये वाला सतह, ये हो जाएगा दोस्तों परावर्तक, ठीक है। यानी जो आपके समानांतर किरण पुंज है वो दोस्तों इसी पर आपतित होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने आप लोग को बताया अभी समानांतर किरण पुंज के बारे में, इसी को दोस्तों क्या करते हैं, इस सतह पर आपतित कराते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से ये एगो किरण पुंज ये दोस्तों क्या हुआ, आपतित हुआ, ठीक है। फिर एगो किरण पुंज क्या हुआ दोस्तों, ये आपतित हुआ, किस रूप में, समानांतर रूप में। फिर ये दोस्तों क्या हुआ, आपतित हुआ। देखिए तिरछा आपतित करा रहे हैं, अगर लंबवत करेगा ना तो दोस्तों जिस पथ पर वो दोस्तों आपतित होगा उसका जो परावर्तित किरण है वो उसी पथ पर दोस्तों लौट जाएगा, अगर लंबवत कराइएगा तो। इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर दोस्तों तिरछी आपतित मैंने यहाँ पर करके आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, ये दोस्तों मान के चलते हैं आपके पास समानांतर किरण पुंज है। जब ये दोस्तों आपतित हो चुके हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि अब इनका दोस्तों इस देखिए ये सोचेगा कि हम जाएं आगे, देखिए ऐसे सोचेगा कि हम जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं, लेकिन नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि पीछे दोस्तों कलई किया हुआ है। जब पीछे कलई किया हुआ है तो बिल्कुल भी प्रकाश को बाहर नहीं जाने देगा, क्योंकि दोस्तों ये बन चुका है कैसा, तो अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि उसी माध्यम में जो आपकी प्रकाश की किरणें हैं वो लौटेंगी। तो कैसे लौटेंगे, तो दोस्तों देखिए जब आपका ये समतल सतह है तो दोस्तों इसका जो परावर्तन होगा वो दोस्तों कैसा होगा, वो दोस्तों निश्चित रूप से होगा। यानी कि जिस तरीके से दोस्तों आपकी किरण आपकी आपतित हुई थी वैसे ही दोस्तों आपका क्या होगा, ये किरण परावर्तित होगी इस सतह से टकराकर। तो देखिए इस तरीके से क्या हुआ, ये परावर्तित हुआ। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये परावर्तित होगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा मेरी बातों को। इस तरीके से दोस्तों क्या होगा, परावर्तित। फिर क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से ये क्या होगा दोस्तों, परावर्तित। ये दोस्तों आप जो किरण देख रहे हैं ये वाला किरण, तो ये भी क्या होगा दोस्तों यहाँ से ऐसे परावर्तित होगा। तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें आप लोग क्या देख सकते हैं, इसमें आप लोग ये देख सकते हैं कि जब समानांतर किरण पुंज चिकनी सतह से टकराई तो चिकनी सतह से टकराने के पश्चात इस सतह से निकलने वाली दोस्तों जो इस किरण का परावर्तित किरण है, तो दोस्तों ये अपने किस रूप में निकल रहे हैं, तो ये दोस्तों अपने समानांतर किरण पुंज के रूप में निकल रहे हैं। यानी दोस्तों जब इनके आपतित किरणों का जो समूह था समानांतर किरण पुंज वाला, वो दोस्तों जब समानांतर था तो इनका जो परावर्तित किरणों का जो समूह है वो भी दोस्तों क्या है, एक दूसरे के समानांतर ही है। तो ऐसा गुण कब देखा गया, जब दोस्तों आपका जो अपारदर्शी वस्तु का जो सतह है, यानी जो अपने समतल दर्पण जो लिया है उसका जो सतह है वो समतल रहा तब, ठीक है। यानी समतल सतह पर क्या हुआ, ये घटना हमको देखने को मिला। तो इसको दोस्तों हम लोग बोलेंगे नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन इसलिए बोलेंगे क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो आपके आपतन कोण का जो मान होगा वो आपके परावर्तन कोण के मान के बराबर हो जाएगा। यानी दोस्तों आपका जो नियमित परिवर्तन है वो आपके प्रकाश परिवर्तन की घटना को अच्छे रूप से क्या करेगा, व्यक्त करेगा, और साथ ही इसके दोनों नियमों का यह पालन भी करेगा। इसीलिए दोस्तों हम लोग बोलेंगे इसको नियमित परिवर्तन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अनियमित परिवर्तन का। तो अनियमित परिवर्तन के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक अपारदर्शी वस्तु ले लेते हैं। तो अपारदर्शी वस्तु लेने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, नीचे हम लोग दोस्तों कलई कर देते हैं। तो अब की बार दोस्तों हमको एक ऐसा वस्तु लेना है जिसका सतह बिल्कुल भी समतल ना हो। तो समतल ना होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके दोस्तों सतह को खुरदरा बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे आप सड़क देख सकते हैं, सड़क जहां तहां अगर सड़क टूटा फूटा रहेगा, उबड़ खाबड़ रहेगा, तो दोस्तों आपका सतह जो होगा आपके सड़क का वो बिल्कुल भी समतल नहीं रहेगा। अगर उसी सड़क को अगर ढाल दिया जाए दोस्तों गिट्टी उटी से, तो आपका जो सड़क होता है वो कैसा बन जाता है दोस्तों, आपका समतल बन जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपके सतह पर बिल्कुल भी खुरदरा या उबड़ खाबड़ दोस्तों आपका उस पर बिल्कुल भी दोस्तों जो क्षेत्र है या दोस्तों जो स्पेस वो नहीं रह जाता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर दोस्तों, इसको खुरदरा बनाते हैं, ऐसे ऐसे खुरदरा, मतलब मान चलते हैं कि यह उबड़ा खबड़ा है, ऐसे ऐसे मेरी बातों को ध्यान समझते रहेगा। ऐसे खुरदरा बनाते हैं, एक एक स्टेप दोस्तों आप लोग समझ में आएगा। ऐसे खुरदरा हम लोग बना देते हैं। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका जो सतह है वो बिल्कुल भी समतल ना रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने आप लोग को बताया अभी समानांतर किरण पुंज के बारे में, अब उसी समानांतर किरण पुंज को अब इस वस्तु के दोस्तों परावर्तक सतह पर आपतित कराते हैं। तो वैसे ही आएगा तो ठीक है, किस रूप में, तो समानांतर किरण पुंज के रूप में आएगा। तो देखिए जैसे कि दोस्तों ये आया इस तरीके से समानांतर रूप में, फिर दोस्तों एक किरण आया इस रूप में, तो ये किस रूप में है, तो एक दूसरे के समानांतर ही है। फिर ये दोस्तों आया इस रूप में, तो ये दोस्तों आपके किस रूप में है, तो ये समानांतर ही है। तो आया है समानांतर, लेकिन जब दोस्तों इस वस्तु के किसी बिंदु से अगर ये टकराएगा तो क्या होगा दोस्तों, ये दोस्तों मान चलते हैं इससे टकराए ना, तो इसका जो सतह है ये समतल ना होने की स्थिति में दोस्तों ये हो सकता है कि इस तरह निकल जाए डायरेक्ट। यानी दोस्तों मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल भी समान रूप से इसका दोस्तों जो परावर्तन है आपके परावर्तित किरण का वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। ये जो दोस्तों आपके किरण दूसरा वाला, ये जो दूसरा वाला हो सकता है इस सतह से टकरा कर वो ऐसे निकल जाए, ऐसे, ठीक है, वो ऐसे निकल जाए। ये जो किरण दोस्तों हो सकता है कि इससे टकरा कोई दोस्तों आपका डायरेक्ट ऐसे निकल जाए, ऐसे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग कि जब आपके समानांतर किरण पुंज आपके उबड़ी खुबड़ी वाले सतह से टकराई, तो आपके इस सतह से टकराने के बाद दोस्तों जो आपके परावर्तित किरणों का जो समूह है आपके दोस्तों वो बिल्कुल भी समानांतर रूप में नहीं है समानांतर रूप में। अगर समानांतर होता था ये किरणें एक दूसरे को प्रतिशत नहीं करती, जबकि यहाँ पर किरणें एक दूसरे को प्रतिशत कर रही है, तो ये बिल्कुल भी दोस्तों ये यहाँ पर एक दूसरे के समानांतर नहीं है। तो ऐसा कब हुआ, ऐसा तब
कब हुआ, जब दोस्तों हमने यहाँ पर अपारदर्शी वस्तु का जो परावर्तक सतह है वो ले लिया खुरदरी या फिर दोस्तों हमने रुखरी। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परावर्तन है दोस्तों उसका जो गुण है वो बदल जाता है आपके अपारदर्शी वस्तु के सतह के अनुसार। तो इसलिए दोस्तों हम लोग परावर्तन को दो रूपों में बांटते हैं, पहला दोस्तों आपका नियमित परावर्तन और दूसरा दोस्तों आपका अनियमित परावर्तन। तो इसी को दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखकर आप लोगों को बताया है कि प्रकाश परावर्तन की वह घटना जिसमें किसी बिंदु स्रोत से आती हुई समानांतर किरण पुंज आएगा तो समानांतर ही, लेकिन बिल्कुल भी उस वस्तु से टकराकर जाएगा समानांतर नहीं। ठीक है, तो समानांतर किरण पुंज किसी रुखरी या खुरदरी सतह से टकराकर एक दूसरे से असमानांतर परिवर्तित किरण पुंज के रूप में बाहर निकलती है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को तो अच्छे से बता ही चुका इस चीज को, अगर दोस्तों आप लोग भूल जाए तो इसके लिए दोस्तों मैं आप लोग के लिए इसके नीचे में मैंने एक फिगर को दे दिया है, देख सकते हैं। जैसा मैंने आप लोग को बताया वैसे ही जस्ट दोस्तों यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया गया है, देख सकते हैं। यानी दोस्तों जिस तरीके से आपके समानांतर रूप में आपके दोस्तों आपके आपतित किरण आए, यानी कि समानांतर किरणों का जो पुंज था आपतित वाले का, तो दोस्तों परावर्तन के बाद भी इस वस्तु से टकराकर जो किरणें निकल रही हैं वो भी किस रूप में है, तो दोस्तों अपने समानांतर ही रूप में है ना। तो इसको दोस्तों हम ऐसे दोस्तों घटना को हम लोग बोलेंगे नियमित परिवर्तन। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी देखिए इसका सतह कैसा है, उबड़ा खबड़ा, बिल्कुल भी दोस्तों समतल नहीं है। तो समतल ना होने की स्थिति में देख सकते हैं कि आ तो रहा है, देखिए काला वाला जो कलर का जो किरण है वो आपका आपतित है। तो दोस्तों आपका जो किरणें आपतित हो तो रही है समानांतर, लेकिन दोस्तों आपके इस सतह से टकराकर इनकी जो किरणें हैं परिवर्तित वाले वो बिल्कुल भी समानांतर एक दूसरे के नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग पहचान करेंगे। और साथ ही अगर आपके परीक्षा में अगर पूछ दिया जाए नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन के बीच के अंतर को, तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा इसी तरीके से उनके बीच का जो अंतर है आप लोग डिफाइन करिएगा। और साथ ही दोस्तों अगर हो सके तो आप लोग छोटा मोटा चित्र भी बना दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपके नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब मैं दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पर 2 नंबर का। इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है आप लोगों को, यह चिकनी सतह से होने वाला परिवर्तन है। कौन भाई, तो नियमित परिवर्तन। तो इसे तो दोस्तों आप लोग समझ ही चुके हैं कि जब भी दोस्तों आपका नियमित परिवर्तन घटित होगा तो आपके अपारदर्शी वस्तु के चिकनी सतह से ही होगा, बिल्कुल भी रुखरी सतह से नहीं होगा। जबकि दोस्तों आपका जो अनियमित परिवर्तन है वो होगा रुखरी या खुरदरी सतह से। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह रुखरी या खुरदरी सतह से होने वाला परिवर्तन है। तो आपके 2 अंतर जो है दोस्तों आपके हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर दोस्तों बात करता हूँ तीसरे नंबर में। इसमें दोस्तों बताया जा रहा है आप लोगों से, इसमें निकलने वाली सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। तो मैंने इस चीज को भी आपको अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि दोस्तों जब भी आपके नियमित परिवर्तन में जो समानांतर किरण पुंज आपतित होंगे किसी वस्तु के दोस्तों सतह पर नियमित परिवर्तन में, तो ये तो दोस्तों जाहिर सी बात है अगर नियमित परिवर्तन होगा तो उसमें जो वस्तु आएंगे अपारदर्शी वाले, जाहिर सी बात है कि उसका जो सतह होगा वो दोस्तों आपका समतल होगा, ठीक है, चिकना होगा। तो दोस्तों जब आपके उस सतह से टकराएंगे आपके समानांतर किरण पुंज आपतित वाले, तो उससे टकराकर जो इनके परावर्तित किरणों का जो समूह होगा वो कैसे निकलेंगे, वो दोस्तों एक दूसरे के समानांतर ही निकलेंगे। इसीलिए मैंने बताया कि इसमें निकलने वाली सभी परावर्तित किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, जबकि दोस्तों आपके इसमें बिल्कुल भी संभव नहीं है अनियमित परिवर्तन में। अब ऐसा भी नहीं है कि सभी की सभी जो किरणें होंगी वो एक दूसरे के असमानांतर ही होंगी। दोस्तों सभी किरणें एक दूसरे के असमानांतर तो नहीं हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि सभी किरणों में से कुछ जो किरणें हैं वो एक दूसरे के समानांतर भी हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इसलिए आप लोग बताया कि इसमें निकलने वाली सभी परावर्तित किरणें, मैं बात कर रहा हूँ सभी का, कोई एक दो नहीं दोस्तों। आपके अनियमित परिवर्तन में जो आपके दोस्तों परावर्तित किरणें जो होंगे उसमें से दोस्तों 2 या 2 से अधिक जो किरणें होंगे एक दूसरे के समानांतर हो सकते हैं, लेकिन जितने किरणें होंगे दोस्तों वो आपके बिल्कुल भी एक दूसरे के समानांतर नहीं हो सकते हैं। किसमें, तो आपके अनियमित परिवर्तन में। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ कर रखिएगा। यहां बताया जा रहा है 4 नंबर में, इसमें परावर्तित किरणों की दिशाएं एक ही होती है। यानी दोस्तों अगर आप लोगों को इसमें नियमित परिवर्तन में अगर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि देखिए जिस तरफ अगर देखिए परावर्तित किरण कौन है, तो आपका ये वाला दोस्तों जो देख रहे हैं ना ग्रीन वाला, ये वाला देखिए जिधर दोस्तों ये वाला जा रहा है आपका पहला परावर्तित किरण, इधर ही दोस्तों इसी दिशा में आपका दूसरा परावर्तित किरण भी जा रहा है, इसी दिशा में आपका तीसरा परावर्तित किरण भी जा रहा है, और साथ ही इसी प्रकार से शेष जितने भी तीनों के तीनों जो आपके दोस्तों परावर्तित किरण है वो भी इसी दिशा में जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि इनकी जो दिशाएं है दोस्तों आपके निश्चित है, यानी कि एक ही है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर अनियमित परिवर्तन का, तो देखिए आपका जो पहला जो दोस्तों आपका यहाँ पर परावर्तित किरण है वो जा रहा है इस दिशा में, देख सकते हैं आप लोग, और ये जा रहा है इस दिशा में, ये जा रहा है इस दिशा में, ये जा रहा है इस दिशा में। मतलब इन परावर्तित किरणों की जो दिशा है वो एक दूसरे से अलग है, यानी भिन्न भिन्न है। तो दोस्तों इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि अनियमित परिवर्तन में जो परावर्तित किरणें होती हैं उनकी दिशाएं बिल्कुल भी एक समान नहीं होती है, यानी एक ही नहीं होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर में। 5 नंबर में बताया जा रहा है नियमित परिवर्तन प्रकाश ऊर्जा को एक बड़े क्षेत्र में फैलाने में मदद नहीं करता है। तो दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, जब भी दोस्तों आपका जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं अगर वो दोस्तों अपसरित होती है, यानी जब दोस्तों वो फैलती हैं, तो इसको फैलाने का जो मुख्य काम है दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण है दोस्तों वो है दोस्तों
दोस्तों आपका अनियमित परावर्तन। यानी अनियमित परावर्तन में क्या होता है दोस्तों कि आपकी जो प्रकाशीय जो किरणें होती है वस्तु से टकरा कर आने वाली, वो क्या होती है दोस्तों, वो फैलती हैं। अगर दोस्तों आपका जब रहेगा नियमित परावर्तन, तो नियमित परावर्तन में बिल्कुल भी दोस्तों आपके फैलने का गुण नहीं पाया जाता। यानी जो परावर्तित किरणें होंगे वो वस्तु से टकरा कर बिल्कुल भी फैलेंगे नहीं, बल्कि दोस्तों क्या रहेंगे, वो एक निश्चित दोस्तों अपने आकृति में रहेंगे, यानी वो समानांतर ही रहेंगे। जब वो समानांतर रहेंगे तो फैलेंगे कहां से, फैल सकते हैं। तो फैलने का जो गुण है वो किस रूप में होता है दोस्तों, तो वो दोस्तों आपके अनियमित परावर्तन के रूप में होता है। तो आपके देखिए, जैसे कि आप कोई वस्तु को देखते हैं या अपने अपने प्रकृति के आसपास कोई भी दोस्तों अगर आप वस्तु को देखते हैं, या हमारे चारों ओर जो भी वस्तु दिखाई देती है दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में, तो उन सभी वस्तुओं को दोस्तों हम लोग अनियमित परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। अगर अनियमित परावर्तन ना हो तो हम लोग इन वस्तुओं को दोस्तों बिल्कुल भी चारों ओर, मतलब जितनी भी चारों जो वस्तुएं हैं उनको दोस्तों हम लोग नहीं देख सकते, क्योंकि दोस्तों जो प्रकाशीय किरणें हैं वो फैल जाती है अनियमित परावर्तन के कारण। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों आपका जो अनियमित परावर्तन है वो प्रकाश ऊर्जा को एक बड़े क्षेत्र में फैलाने में मदद करता है, जबकि दोस्तों आपका जो नियमित परावर्तन है वो ऐसा बिल्कुल भी करने में समर्थवान नहीं रहता है। तो देख सकते हैं कि दोस्तों इनका जो स्पेस है, ये देखिए इनका जो स्पेस है परावर्तित किरणों का, प्रकाश या इनका जो प्रकाश का दोस्तों जो इनका जो क्षेत्र है वो यहीं तक है, यहीं तक। लेकिन दोस्तों जब ये अलग अलग परावर्तित हुए हैं अलग अलग दिशा में, तो देख सकते हैं ये पूरा क्या करेंगे, इस पूरे क्षेत्र को क्या करेंगे, प्रकाशित करेंगे पूरे क्षेत्र को। तो इनका जो क्षेत्र होगा इस क्षेत्र से क्या हो गया, काफी बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये दोस्तों क्या कर सकते हैं, प्रकाशीय किरणों को यानी प्रकाशीय ऊर्जा को फैलाएंगे, जबकि दोस्तों आपका जो नियमित परावर्तन है वो बिल्कुल भी इसे कर नहीं सकता है। अब यहाँ पर आ चुका है 6 नंबर। इसमें बताया जा रहा है यह परावर्तन प्रकाश ऊर्जा की तीव्रता को अधिक करता है। तो दोस्तों आपका जो नियमित परावर्तन है वो क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा की तीव्रता को अधिक करता है। तो अधिक क्यों करता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके नियमित परावर्तन में वस्तु से टकराकर निकलने वाली दोस्तों जो आपके किरणें होती हैं परावर्तित वाली, वो दोस्तों परस्पर दूसरे के समानांतर होती है, और समानांतर होने के कारण दोस्तों इनकी जो चाल होती है, इनकी दोस्तों जो रफ्तार होती है, इनकी जो दोस्तों गति होती है वो काफी दोस्तों तेज हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि नियमित परावर्तन में प्रकाश ऊर्जा की जो दोस्तों तीव्रता होती है वो काफी अधिक हो जाती है, जबकि ऐसा गुण बिल्कुल भी आपके अनियमित परावर्तन में देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके अनियमित परावर्तन में आपके परावर्तित किरणों के समूह में जो भी आपकी किरणें होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल भी दोस्तों समानांतर नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों समानांतर ना होने की स्थिति में आपके इस परावर्तन में प्रकाश ऊर्जा की जो तीव्रता होती है वो अधिक होने के बजाय वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें चारों ओर की वस्तुओं को दिखा पाने की क्षमता नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों मैं आप सभी को भी बता दूं कि मैंने यहाँ पर क्या बताया कि नियमित परावर्तन प्रकाश ऊर्जा को एक बड़े क्षेत्र में फैलाने में मदद नहीं करता है। तो जब दोस्तों आपका नियमित परावर्तन प्रकाश ऊर्जा को एक बड़े क्षेत्र में फैलाएगा ही नहीं, तो दोस्तों ये आपको चारों ओर की वस्तुओं को कैसे दिखा सकता है। चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए दोस्तों आपके जो प्रकाशीय किरण जो होंगे आपके परावर्तित किरणों वाले वो दोस्तों फैलनी चाहिए, जबकि ऐसा गुण दोस्तों आपके अनियमित परावर्तन में देखा जाता है, नियमित परावर्तन में बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। तो नियमित परावर्तन में दोस्तों आपके जो परावर्तित समूह वाले जो दोस्तों किरणें होते हैं वो एक दूसरे के समानांतर होते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों जो आपके परावर्तित किरणें होते हैं वो बिल्कुल भी फैल नहीं पाते, और जब ना फैल पाते हैं तो उस स्थिति में दोस्तों ये जो आपका नियमित परावर्तन है वो आपके चारों ओर की वस्तुओं को दिखा पाने में असमर्थ हो जाता है। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें अनियमित परावर्तन का, तो इसमें दोस्तों आपके वस्तु से टकराकर निकलने वाली जो आपके परावर्तित किरणों का जो समूह होता है उसमें दोस्तों जो आपके परावर्तित किरणें होते हैं वो एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं, और समानांतर ना होने के कारण दोस्तों ये क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को फैलाता है। और जब प्रकाश ऊर्जा दोस्तों फैलता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमें चारों ओर की जो वस्तुएं होती है दोस्तों दिखाई देने लगती है। तो चारों ओर की जो वस्तुएं होती है वो दिखाई देती हैं अनियमित परावर्तन के कारण, और जो दोस्तों चारों ओर की वस्तुओं को दिखा पाने में असमर्थ हो जाता है, जो सक्षम नहीं रहता, वो दोस्तों आपका परिवर्तन है नियमित परावर्तन। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 नंबर बोला जा रहा है इसके सभी परावर्तित किरणें परावर्तन के नियमों का पालन करती है। तो दोस्तों देखिए परावर्तन के नियमों का पालन करने का मतलब कि मान के चलते हमने यहाँ पर एक समतल दर्पण ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कोई एक किरण आपतित हो रही है इस दर्पण के किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर परावर्तक सतह के दोस्तों आपतित हो रही है आपतित किरण का। तो क्या होगा जब दोस्तों ये आपतित हुआ है तो दोस्तों क्या होगा, इस सतह के देखिए कौन जिस बिंदु मान के चलते वो बिंदु है, इस सतह से दोस्तों टकराकर वो क्या करेगा, उसी माध्यम में दोस्तों किसी दिशा की ओर क्या होगा, वो दोस्तों आपका परावर्तित हो जाएगा। तो जब ये परावर्तित हो गया तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये दोस्तों जो किरण है वो आपका हो गया आपतित, और ये जो किरण है दोस्तों ये आपका हो गया परावर्तित है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर कोण बन रहा है ना, देखिए आपके दर्पण और आपतित किरण के बीच में जो ये कोण बन रहा है, और आपके परावर्तित किरण और आपके दर्पण के बीच में जो कोण बन रहा है, ये दोनों दोस्तों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब दोस्तों आपका परावर्तन नियमित हो। जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे तो उस स्थिति में दोस्तों आपका ये जो टोटल एंगलवा होगा, ये टोटल एंगलवा वो दोस्तों आपका कितना होगा, तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा 90। ये टोटल आपका कितना होगा 90, क्योंकि ये वाला
वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कितना हो जाएंगे आपके 90, दोनों मिलाकर आपके 90 होंगे। और ये पूरा कितना होगा दोस्तों आपका 90। तब हम बीच में क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं। तो हमारे पास आई जिसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, इधर निकलता है हमारे पास आर जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। तो दोस्तों देखिए ये दोनों, ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर क्या करेंगे दोस्तों, आपके 90 डिग्री का निर्माण करेंगे। और उसी प्रकार से दोस्तों आपका जो टोटल कोण, ये टोटल कोण ये भी क्या करेगा, आपका 90 डिग्री निर्माण करेगा। और यहाँ पर हमने दोस्तों क्या किया, एक यहाँ पर अभिलंब खींच लिया जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं अभिलंब। तो ये क्या करेगा यहाँ पर कि देखिए जो आपका आपतन कोण है और नीचे वाला जो कोण है, ये टोटल जो मान है यहाँ पर बनाएगा 90 डिग्री। मेरी बातों को समझ रहिएगा। ये जो आपतन कोण आपका आई है, आई और नीचे जो कोण आप देख रहे हैं, मान चलते नीचे थीटा आपका थीटा, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे यहाँ पर 90। और फिर दोस्तों उसी प्रकार से जो आपका यहाँ पर जो आपका परिवर्तन कोण है, परिवर्तन कोण कौन, तो आर, और यहाँ पर जो आप दोस्तों कोण देख रहे हैं कोण, तो ये भी दोस्तों थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो थीटा है और जो आर, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर ये बनाएगा 90 डिग्री, 90 बनाएगा। तब ना 90 90 क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों 180 डिग्री का निर्माण करेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि आपके नियमित परिवर्तन में जो आपतन कोण होते हैं वो आपके दोस्तों परिवर्तन कोण के बराबर हो जाते हैं। तो जब दोस्तों आपका नियमित परिवर्तन होगा ना, तो वैसे ही जितना दोस्तों आपके आपतित किरण होंगे, तो दोस्तों उस किरणों से निकलने वाली जितनी भी परिवर्तित किरणें होंगी, तो उस आपतित किरण और उस परिवर्तित किरण के कारण बनने वाला उनके अभिलंब के वजह से जो दोस्तों आपका आपतन कोण और जो आपका परिवर्तन कोण होगा वो दोस्तों एक दूसरे के बराबर होगा। जबकि दोस्तों अगर आप लोग अनियमित परिवर्तन देखिएगा तो आपका जो आपका आपतन कोण है वो बिल्कुल भी दोस्तों आपके परिवर्तन कोण के बराबर नहीं होगा। और ऐसा घटना दोस्तों आपके अनियमित परिवर्तन में सबके साथ घटित नहीं होती है। हो सकता है दोस्तों कि किसी एक आपतित किरण का परिवर्तित किरण क्या हो जाए दोस्तों, आपके आपतन कोण का मान परिवर्तन कोण के बराबर बना ले, लेकिन सभी आपतित किरणों का जो सभी परिवर्तित किरण है वो बिल्कुल भी अपने आपतन कोण को परिवर्तन कोण के बराबर नहीं बना सकती। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए दोस्तों आप लोगों को बताया 9 नंबर में कि इनका सभी परिवर्तन कोण परस्पर एक दूसरे के समान होता है। परिवर्तन कोण, इनका सभी परिवर्तन कोण, क्यों, क्योंकि दोस्तों इनका जो सभी परिवर्तन कोण है वो समान कैसे हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग मेरी बातों को समझते रहिएगा। देखिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो कोण बनेगा, देखिए यहाँ पर हमने अभिलंब ले लिया, फिर हमने यहाँ पर अभिलंब ले लिया, फिर दोस्तों हमने यहाँ पर अभिलंब ले लिया, यहाँ पर अभिलंब ले लिया, यहाँ पर अभिलंब ले लिया। तो यहाँ पर जितना कोण बनेगा वो दोस्तों क्या बनेगा, परिवर्तन। फिर यहाँ पर जितना बनेगा वो आपका परिवर्तन, यहाँ पर जो बनेगा आपका परिवर्तन, यहाँ पर जो बनेगा आपका परिवर्तन। तो ये सब कोण क्या होंगे, ये दोस्तों आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। क्योंकि जो सभी किरणें हैं ये कैसे हैं, आपके आपतित वाले वो समानांतर, निकलने वाले जो किरणें हैं आपके परिवर्तित वाले कैसे हैं, समानांतर। तो इसका मतलब ये होगा कि इनका जो आपतन कोण है या जो इनका परिवर्तन कोण है वो भी आपस में कैसा होगा, तो दोस्तों आपका बराबर। तो इस चीज़ को मैंने आप लोग यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि इनका सभी परिवर्तन कोण परस्पर दूसरे के समान होता है, जबकि आपके अनियमित परिवर्तन में इनका सभी परिवर्तन कोण परस्पर दूसरे से भिन्न भिन्न होता है, यानी कि समान नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने 8 नंबर और 9 नंबर को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लिया। समझ रहे मेरी बातों को ना, कि आपके जो नियमित परिवर्तन में जो परिवर्तित किरणें होंगे वो दोस्तों परिवर्तन के नियमों का पालन करेंगे, जबकि दोस्तों ये नियमों का जो पालन है वो आपके अनियमित परिवर्तन वाले परिवर्तित जो किरणें हैं वो बिल्कुल भी पालन नहीं करते हैं। तो दोस्तों कुछ किरणें हो सकता है करें, मैंने अभी आप लोगों को बताया, लेकिन सोचिए कि सभी करें तो बिल्कुल भी संभव ऐसा नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ 9 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है इनका सभी परिवर्तन कोण परस्पर दूसरे के समान होता है। तो इसको दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया, अब भी मैंने समझा दिया। अब देखिए 10 नंबर में नियमित परिवर्तन को समान परिवर्तन भी कहा जाता है। समान मतलब क्योंकि दोस्तों ये एक तरीके से इसमें जो इनका आपतन कोण होते हैं इनके परिवर्तन कोण के बराबर हो जाता है। और उसी प्रकार से दोस्तों प्रत्येक आपतित किरणों का दोस्तों जो होता है वो आपतन कोण उनके प्रत्येक परिवर्तित किरणों के परिवर्तन कोण के बराबर हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हम लोग बोलते हैं इसको समान परिवर्तन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नियमित परिवर्तन। और साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि अगर इनके दोस्तों आने वाली जो किरणों का जो पुंज होता है अगर वो समानांतर होता है तो जाने वाली यानी प्रकाश परिवर्तन के घटना के बाद जाने वाली उस वस्तु से जो आपके परिवर्तित किरणों का जो समूह होता है वो भी समानांतर ही होता है। उस वजह से भी क्या बोलते हैं हम लोग इस परिवर्तन को नियमित और या फिर समान परिवर्तन के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग अनियमित परिवर्तन में ऐसा नहीं देखते हैं। अनियमित परिवर्तन में क्या होता है कि आपके परिवर्तित किरणों का जो समूह होता है वो दोस्तों विस्तृत हो जाता है, यानी फैल जाता है, बिखर जाता है। इसीलिए हम लोग अनियमित परिवर्तन को विसरित परिवर्तन भी क्या करते हैं, उस नाम से हम लोग इसको संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन से संबंधित इनके बीच टोटल 10 अंतरों के बारे में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया। हालांकि दोस्तों ज्यादा आप लोग को एग्जाम में 5 ही अंतर दोस्तों लिखने होते हैं, लेकिन अगर आप लोग इतने अंतरों के बारे में दोस्तों अगर आप लोगों ने जान चुके हैं या दोस्तों अगर आप जानते हैं तो बहुत ही दोस्तों आप लोग के लिए बेहतर होगा, बहुत ही
अच्छा होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन वाले कुल जितने सारे दोस्तों आपके डाउट होंगे वो सारे सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर दोस्तों मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दोस्तों काफी सहायता मिलती है, दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आता है, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।